9 नवंबर को मेरे भांजे की शादी थी यहाँ पर। मेरा ट्रिप जो है 40th डे पे मैं इंडिया एंटर कर गया था। एक कंट्री नहीं, 2 कंट्री नहीं, मेरे रास्ते में 19 कंट्रीज आनी थी। ये सारा कुछ आपने सोलो किया या कोई साथ में था? 100% सोलो। क्या बात है। देखिए, वैसे तो कनाडा से इंडिया आने की लगभग हर दिन 10-15 फ्लाइट चलती होंगी, लेकिन जसमीत पाजी ने डिसाइड किया कि फ्लाइट जाए तेल लेने, अपन लोग गाड़ी से चलेंगे। और ये मेरी ज़िंदगी का भी सबसे खास वीडियो है, क्योंकि मैंने पहले कभी ना फोर्ड ब्रोंको देखी थी, ना कभी उसके बारे में बात करी, और ना मैं कभी जसमीत पाजी ऐसे इंसान से मिला जो कि बाय रोड कनाडा से दिल्ली आ गए। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क, और तेरी गाड़ी में के इस एपिसोड में ये सबसे स्पेशल एपिसोड है, आज तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जसमीत पाजी हैं जो फोर्ड ब्रोंको लाए हैं फ्रॉम कनाडा। पाजी, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। पहले आप मुझे बताइए, आप फ्लाइट छोड़ के गाड़ी से क्यों आए? सर, आज तक फ्लाइट में ही आ रहा था। हाँ। मेरे को तकरीबन 12 साल हो गए कनाडा में। अच्छा। 13 बार मैं इंडिया आ चुका हूँ। तो इस बार सोचा कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। हालांकि ये ऐसा चीज़ नहीं है कि आज सोची और कल कर ली, इसके लिए भी थॉट प्रोसेस तकरीबन 2-2.5 साल से चल रही थी, बट एक विश्वास था कि ये चीज़ कर सकते हैं, एंड वो करके दिखा दी। सबसे पहले मैं ब्रोंको के बारे में बता देता हूँ। 1961 में ब्रोंको लॉन्च हुई थी, विच वॉज टोटली डिफरेंट मॉडल। ओके। ह्यूज थी, जो हम पुरानी अमिताभ बच्चन की मूवीज़ में देखा करते थे। तो फिर उसके बाद इसको 69 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि इसके ऊपर कुछ बैड स्टोरीज बन चुकी थी इन अमेरिका। अच्छा। बट देन अगेन दे लॉन्च दिस बैक इन 2021। तो ये फोर्ड ब्रोंको इस 2.7 लीटर इकोबूस्ट इंजन है। ओके। 2.7 लीटर कहने को है 2798 सीसी का इंजन है। ये सीसी का इंजन चूज करने के लिए भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट द थिंग इज, ये अमेरिकन कार्स आर मोस्ट अंडररेटेड। ये चूज करने के लिए एक ही रीज़न था कि इसको भी अपलिफ्ट मिले, मेरे को भी अपलिफ्ट मिले, और मैं पिछले 10 सालों से फोर्ड ही चला रहा हूँ, अमेरिकन ब्रांड्स ही चला रहा हूँ, मेरे को इनके ऊपर पूरा भरोसा है। तो काफी स्टडी गाड़ी है, बहुत स्टडी गाड़ी है। आपको कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको लंबे रूट पे ले जाऊंगा। एग्जैक्टली। कब ली थी आपने ये मैंने 2022 में ली थी। 2022 में? बड़ी जी, 1 साल पहले ली। और कितने की पड़ी थी? इंडियन करेंसी में कई बार हंसी निकल जाती है, क्योंकि इंडियन करेंसी में सिर्फ 45 लाख की है। इंडिया में फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए की मिल रही है, बट अगर इंपोर्ट होगी तो करोड़ रुपए की हो जाए। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो आई थिंक कि फोर्ड को आना चाहिए, और इस गाड़ी को लेकर आओ यार, यहाँ पे बनाओ, हम भी तो इसके दीवाने हो जाए। अच्छा, मैं ग्रिल भी देख रहा हूँ, तो पियानो फिनिश में ग्रिल है जी, और इसके अंदर एक वो विंटेज लुक है, जो राउंड हेडलैम्प्स वगैरह हैं जी, वो एक विंटेज लुक इसके अंदर आता है। टायर्स मैंने सिर्फ इस कार के अंदर जो चेंजेस कराए हैं वो टायर्स कराए थे। ओके। दीज आर नॉट स्टॉक टायर, दिस इज आफ्टर मार्केट। ये ऑल ट्रेन टायर्स मैंने इसी ट्रिप के लिए चूज करे हैं, क्योंकि मेरे को पता था रास्ते में कहाँ कहाँ पे मैंने ऑफ रोडिंग कर दी है, और कहाँ कहाँ पे सैंड ड्यून्स में जाना है मेरे को। तो ये टायर्स पे मेरे को पूरा भरोसा था, क्योंकि क्यूमो वहाँ पे बहुत फेमस है। अच्छा, अब ये देखो जी, साइड प्रोफाइल, जो पाजी की गाड़ी का साइड प्रोफाइल है, यहाँ लगा हुआ है वर्ल्ड मैप। बड़ा ही अच्छी बात है कि आपने एकदम डिटेलिंग के साथ ही कौन सी लाइन क्या बोलती है, रेड लाइन बाय रोड है, बाय क्रूज है, बाय ट्रेन है। पाजी मैप बताओ, यही आपकी जर्नी भी है। जी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कैनेडियन मैप है। यहाँ पे टोरंटो के पास छोटा सा शहर है ब्रैम्पटन, मैं वहाँ पर रहता हूँ। हाँ, ब्रैम्पटन बड़ा फेमस शहर है भाई, छोटा नहीं है। तो आपने गाना सुना है, ब्रैम्पटन विच मुंडा रहंदा। तो यहीं से मैं स्टार्ट करा था अपना ट्रिप। यहाँ से तकरीबन 2200 किलोमीटर दूर है हैलिफैक्स, नोवा स्कोशिया। यहाँ तक मैंने गाड़ी खुद ड्राइव करी थी। ठीक है। एंड इसके बाद फिर अटलांटिक ओशन पड़ जाता है। हाँ। तो यहाँ से मैंने क्रूज में अपनी गाड़ी भेज दी थी। ठीक है। जिसको हम रोरो कहते हैं, रोल ऑन रोल ऑफ कहते हैं। ठीक है। तो ये सबसे इजीएस्ट वे आउट था अपनी गाड़ी यहाँ पे, फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे आउट था यूरोप में लाने का। यूरोप में लाने का। तो इसको 10 दिन लगे यहाँ पे पहुंचने के लिए। ठीक है। यूके के आगे आप यहाँ पे ग्रीन देख रहे होंगे, ग्रीन इज बाय ट्रेन। ओके। द थिंग इज, जिस दिन मेरे को जाना था उस दिन ट्रेन की टिकट नहीं मिली मेरे को। ट्रेन के अंदर गाड़ी चली जाती है। हाँ। तो और हम भी बैठ सकते हैं। और दूसरा पार्ट इसका ये भी है, मैंने कुछ लोगों को देखा था, दे हैव ऑलरेडी कवर्ड द ट्रेन। अच्छा। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा, मैं क्रूज पे फिर से जाऊंगा। तो मैंने वहां से फेरी ली थी। अच्छा। 1.5 से 2 घंटे की फेरी है।
मैं फेरी से यहाँ पे फ्रांस फ्रांस आ गए, फ्रांस से फिर गए स्विट्जरलैंड, जी। स्विट्जरलैंड से जाते हैं अपने बेल्जियम। यहाँ पर एक छोटा सा फिर से ट्विस्ट है, मैं आपको बता अच्छा। दूं। बेल्जियम में मेरे को किसी से मिलना था, हाँ। बट वो उस दिन अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने बेल्जियम कैंसिल करके आई वेंट स्ट्रेट टू जर्मनी। ओके। जर्मनी में ऑटोबान में गाड़ी भगाने के बाद हाँ। मैं चेक में गया, चेक से मैंने अपना कार्नेट लिया, जो मैंने अभी आपको बताया था। हाँ। कार्नेट, अगर आपके इनको बता दें व्यूअर्स को, कार्नेट के बारे में हम डिटेल बात करें गाड़ी चलाते हैं। सो कार्नेट अभी हमने लिए, कार्नेट चेक से हम ऑस्ट्रिया गए, ऑस्ट्रिया से हंगरी जाना था। अगेन आई स्किप्ड दिस थिंग, क्योंकि जो मैंने बेल्जियम वाला दिन बचाया था, आई वांटेड टू डू स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया कवर करी। क्रोएशिया से मैं बोस्निया एंटर करा, बट दे सेंट मी बैक, क्योंकि कुछ इन दो कंट्रीज के बीच में शायद प्रॉब्लम चल रही थी। फिर मैं वापस आके मॉन्टीनेग्रो गया। अच्छा। मॉन्टीनेग्रो से मैं कोसोवो गया, कोसोवो से वापस सर्बिया, अपने रूट पे वापस आ गया। सर्बिया में तो बहुत ठंड होगी उस टाइम पे नहीं थी। तो अब यहाँ पर एक कंट्री मिस करी, यहाँ पर एक कंट्री मिस करी, पर 5 कंट्रीज और ऐड कर ली मैंने अपने। सर्बिया से बल्गेरिया, सर्बिया से बल्गेरिया। बल्गेरिया के बारे में बता देता हूँ आपको, वहाँ मेरे को पहले से ही बताया गया था। अच्छा। कि बुल्गारिया में ट्राई नॉट टू स्पेंड अ नाइट। क्यों? कुछ वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि गाड़ी आपकी बहुत फ्लैशी है, शायद उठ ही ना जाए। अरे इन जगहों पे भी क्राइम होता है? यहाँ तो लोग ही कितने रहते हैं, इनसे ज्यादा लोग तो हमारे नोएडा में रहते होंगे और ये क्राइम कर रहे हैं, बताओ। एग्जैक्टली। तो मैंने बुल्गारिया नाइट नहीं स्पेंड करी, जस्ट आई क्रॉस बुल्गारिया एंड देन आई एंटर टर्की। वाह। और ये पूरा आपने टर्की पार किया? टर्की मैंने 4-5-6 दिन अच्छे से लगाए, अपनी जगहें देखी, सब कुछ पार करते करते देन आई एंटर्ड ईरान। ओके। यहाँ से फिर आप गए हमारे पड़ोसी मुल्क अब पाकिस्तान या और पाकिस्तान से फिर हिंदुस्तान, फिर इंडिया आ गया। बहुत ही शानदार रूट है। इस सारे रूट के बारे में और ज़्यादा बातचीत करेंगे हम। पहले अभी गाड़ी को और थोड़ा सा निहार लेने दो, पाजी इसको लेके फिर कनाडा चले जाएंगे, हमें मौका नहीं मिलेगा। आओ आओ, गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ चलते हैं। और पीछे से एक टिपिकल जीप लुक है इसका, और कॉशन लेफ्ट हैंड ड्राइव। जी सर। लेफ्ट हैंड ड्राइव चलाने में आपको इंडिया में प्रॉब्लम नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि सबसे पहली बात, सीख के तो मैं यहीं से गया हुआ था गाड़ी चलाने। हाँ। लेफ्ट हैंड ड्राइव में इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर हर कोई राइट लेन में चला रहा है जो कि लेफ्ट में चलाना चाहिए। तो मेरे को लेफ्ट लेन खाली मिलती है, तो मैं लेफ्ट से ही देख के आगे निकल जाता हूँ। चूंकि हमारे देश में लोग सही से ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो पाजी के लिए आसान हो गया, वो जितना उल्टा कर रहे हैं उनके लिए सीधा हो जा रहा है। एग्जैक्टली। तो कुछ इस तरह से दिखती है बाहर से ब्रोंको। आइए अब अंदर चलते हैं गाड़ी को और अंदर देखते हैं अंदर क्या कुछ है। और जसमीत भाई, ये सॉफ्ट टॉप है ऊपर? जी सर। खोल सकते हैं इसको? हाँ जी, हाँ जी, बहुत आसानी से खोला जा सकता है। तो फिर जी आओ इसको खोलेंगे जरा। आइए देखिए कैसे खुल रहा है ब्रोंको का सॉफ्ट टॉप। इसके सिर्फ 2 लैचेस हैं, एक लैच इस साइड पे, एक साइड उस साइड पे है। एक लैच आप खोलिए, मेरे को देख के आपको पता चलेगा कितना इजी है। दैट्स इट। बस ये लो जी। ओहो क्या ही बेहतरीन हो गया ये तो। इस मौसम में तो और भी ज्यादा शानदार लग रही है गाड़ी। अंदर बैठे जरा। मुझे ना पुराने जैसीबी के गानों की याद आ गई जो पहले जैसीबी के गाने आए करते थे। बिल्कुल वो एक तो हमर वाली फीलिंग और इस तरह की ही बड़ी 20 कार्स। तो अब बारी है ब्रोंको की सवारी की, रूफ ओपन करके इतने सुहाने मौसम में। पाजी, अब अपने सफर के बारे में बताइए। पहली बार ये शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे थॉट आया, स्टेप बाय स्टेप मुझे जानना है, और ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं अगर कोई प्लान बनाना चाहे तो कैसे प्लान करे। तो सर शुरुआत ऐसी इतनी तेज बरसात हो गई, लग रहा है रूफ लगानी पड़ेगी। आज बरसात में ही मौसम बना लेते हैं ऐसा, सॉफ्ट टॉप के मजे लेके। तो शुरुआत ऐसे हुई, फर्स्ट कोविड की वेव आई ना, जिसमें बहुत लोगों ने बेचारों ने अपनी मतलब जान गंवाई। उस टाइम पे ना एक सेल्फ रियलाइजेशन आई, क्योंकि मैं भी फैमिली से दूर था, वहाँ पर था। यहाँ पर मेरी मदर, मेरे ब्रदर सारे यहाँ पर थे। तो एक सेल्फ रियलाइजेशन आई कि यार लाइक लाइफ इज टुडे बेसिकली ना। इतनी सी ही जिंदगी है, इट्स जस्ट टुडे, देयर इज नो टुमारो। उस टाइम पे मेरा जो पुराना पैशन था ड्राइविंग का, जो कि कहीं ना कहीं दब रहा था, मैंने उसको रिवाइव करना शुरू करा। एंड आई मेड दिस प्लान।
ये कैसे हुआ, पूरा पेपर वर्क से बात शुरू करें? जी सर, सबसे पहले तो अपना तो पता था कि भाई पासपोर्ट होता है, वीजा लगता है, हम फ्लाई करते हैं और एक जगह पे पहुंच जाते हैं। हाँ। सबसे पहले दिमाग में आया कि गाड़ी कैसे जाएगी। ठीक है। गाड़ी जाने के लिए, क्योंकि एक कंट्री नहीं, दो कंट्री नहीं, मेरे रास्ते में 19 कंट्रीज आनी थी, तो हर जगह से बात करनी, इंफॉर्मेशन लेनी। तब मेरे को एक चीज सामने पता चली कि कारनेट नाम का एक बेसिकली कार्स का पासपोर्ट होता है, वो अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर आपको अपनी गाड़ी, आप फॉर एग्जांपल इंडिया में रजिस्टर्ड है, हाँ, उसे दुबई में चलाना है, तो जी। आपको कारनेट लेना पड़ेगा, जी। वो गाड़ी का पासपोर्ट हो जाएगा। हाँ जी। और उसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है। डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री होती है। और आप कारनेट आप 6 महीने का भी ले सकते हैं, 3 महीने का भी ले सकते हैं, 1 साल का भी ले सकते हैं, और उस कंट्री में कितने टाइम के लिए रख सकते हैं वो उस कंट्री ने डिसाइड करा होता है। अच्छा। तो जैसे मैं इंडिया में हूं, अभी इंडिया में मेरे को ये कार 6 महीने रखनी अलाउड है, बट मेरे कारनेट की वैलिडिटी 1 साल है। अच्छा, तो आपका वो जो ओवरऑल जो पासपोर्ट है वो 1 साल 1 साल तक। तो अलग अलग कंट्रीज उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके, तो काइंड ऑफ गाड़ी का भी वीजा लगा है, एग्जैक्टली, गाड़ी का भी पासपोर्ट बना है, एग्जैक्टली, और आप उसको चला सकते हैं। तो जी ये सर। तो गाड़ी की लीगल प्रोसीजर की बात जी। हो गई। आपने इतनी सारी कंट्रियों का वीजा कैसे अरेंज करा? सर एक कैनेडियन, आपने अभी मैंने बताया मैं कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर हो चुका हूँ। उसका एक आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको यूरोप के लिए मेरे को किसी वीजा के लिए जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो काफी तो कंट्रीज मेरी यूरोप में ही आ जाती हैं। भाजी टोटल ट्रिप कितने दिनों का था? मेरे को ना 9 नवंबर को मेरे भांजे की शादी थी यहाँ पर। अच्छा। और मेरा अगर वीजा पहले आ जाता ईरान का तो मैं शायद और लंबा करता, हाँ। बट 9 नवंबर को पहुंचना था। हाँ। तो मेरा ट्रिप जो है 40th डे पे मैं इंडिया एंटर कर गया था। अच्छा जी सर। ओके, तो 40 दिन में आपने दुनिया लगभग घूम ली। लगभग कह लो या घूम ली बस। ये सारा कुछ आपने सोलो किया या कोई साथ में था? 100% सोलो। क्या बात है। जी सर। तो ये आइटिनरी कैसे बना रहे थे, या ऑन द स्पॉट आइटिनरी बनाते थे कि यार आज यहाँ पहुंचो, अब यहाँ देखेंगे क्या करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने बड़े प्लान्स को गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी भी ऐसे जिसके पार्ट्स कहीं पे भी नहीं मिलने, तो इसके लिए काफी प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको पहला ही एक रूट जो है वो सोच के रखना पड़ता है। छोटी मोटी आप चेंजेस जरूर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आज देखेंगे कहाँ तक पहुंचना है। ओके। तो क्योंकि किलोमीटर्स भी इतने कवर करने हैं कि मैं उस डेट पे पहुंच सकूं, तो वो चीज मैंने पहले ही सारी प्री प्लान करी थी। ओके जी। नाइस। और अगर मैं INR में बात करूँ तो लगभग कितने रुपए का पेट्रोल खर्च कर दिया होगा आपने? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आपको कनाडा से दिल्ली आना है तो कितने रुपए का पेट्रोल खर्च होगा? तो मैं आपको एक छोटी सी जस्ट वैसे बात बता दूं, कई लोग मेरे को मैसेजेस में डाल रहे हैं हाँ। कि इतने 1000 किलोमीटर चलाई, इतने की एवरेज है, हाँ। तो 2 लाख का 2.5 लाख का पेट्रोल लग जाएगा। हाँ। 98 रुपीज का पेट्रोल चल रहा। तो मैं बताना चाहता हूँ 98 रुपीज का इंडिया में है, तकरीबन 100 रुपए का ही कनाडा में है। अच्छा। पर यूरोप में 230 रुपए लीटर भी है। ईरान में 5 रुपए लीटर भी है। हाँ। तो बेसिकली मेरा तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए का पेट्रोल लग गया। इतने में बिजनेस क्लास टिकट भी आई थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं आता जो आप लेकर आए हैं। एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस से मैं जानना चाहूंगा हाइलाइट्स क्या थे ट्रिप के, अच्छे बुरे, इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस? भाजी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब एक ना हमारे गुरबानी में एक तुक है। हाँ जी। मैं अभी तुक नहीं बोलूंगा, अगर मेरे से कुछ गलत निकल गया तो लोग उसमें भी आवाज उठाएंगे। तो पर उसका मतलब ये होता है कि अगर हम अच्छे हैं तो सारे अच्छे हैं। तो बस ये था कि भाई मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके निकला था। मेरे को हर जगह पे पॉजिटिविटी भी मिली है। बट अगर आप डेस्टिनेशंस की बात करें तो हर डेस्टिनेशन एक अपने में ही अलग एक्सपीरियंस। फिर भी 4-5 मैं एक्सपीरियंसेस जानना चाहूंगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प। या तो फिर मैं अगर आपको बताऊं कि मेरा बड़ा अच्छा ड्रीम था मेरे को कि ऐसे ही रूफ खोल के मैं आईफिल टावर देखूं बीच में से। वो दिखा। क्या बात है। आईफिल टावर के जस्ट नीचे खड़े होके मैंने फोटो भी की थी, इसके अंदर से ऐसे बैठ के, एंड वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी दिखेगी। इसके बाद स्विट्जरलैंड जो कहते हैं ना एक स्वर्ग है, हाँ। मैं वहां पर भी छत खोल के एल्प्स में चलाई है गाड़ी। क्या बात है। और उसके बाद जो मेरी पर्सनल फेवरेट लोकेशन थी वो थी क्रोएशिया। अच्छा। वहां पर तो मजा ही आ गया सर चलाने का। और पाकिस्तान में कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब हम लोग तो कभी गए नहीं, जाना भी नहीं चाहते, बट आप होकर आ गए। तो सर मैं आपको एक पॉजिटिव इसकी बात बताता हूँ। हाँ। कि जब हम एंटर करते हैं, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत नॉलेज इकट्ठी करी थी,
जब हम ईरान से पाकिस्तान के लिए एंटर करते हैं तो बलूचिस्तान एरिया आता है। हाँ। वहां पर काफी सिक्योरिटी बड़ा खूबसूरत इलाका है, मैंने सुना है बलूचिस्तान। सैंड्स, माउंटेन्स, अगर आप उस नजर से देखोगे ना हाँ, तो हाँ। बहुत हाँ भाई, नेचुरल ब्यूटी बहुत है Natural beauty बलूचिस्तान में। बहुत है सर। उधर ऐसी ऐसी पहाड़ियां आती हैं, ऐसी ऐसी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। यू विल फेल इन लव वहां पे ना। और ओवरऑल सबसे बड़ा हाई क्या था, मतलब कोई एक चीज जिस पे आपको लगा हो कि यस मैंने कर दिखाया? पाजी, जो पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर हाँ। और अपने इंडिया का अटारी बॉर्डर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से मैंने कार निकाली छत खोल के, क्या बात है। वो जो फीलिंग थी, मेरे को अभी भी मेरे को गूज़बम्प्स भी आ गूज़बम्प्स गए आ गए ये बात सुन के। सर। मैं मतलब आई रियली फील प्राउड कि आई एम वन ऑफ दोज पर्सन, वेरी फ्यू पर्सन, जिसके अंदर मैं ये चीज अपने इस कार के साथ कर सका। और बड़ी छोटी बात पूछ रहा हूँ, पूरे का खर्चा लगभग कितना आया होगा? 6 लाख का तो तेल होगा। आपने छोटी बात खांसी आ गई। तो सर बेसिकली ना, अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इसका कैलकुलेशन नहीं करा। मोटा रफली अकाउंट से कटे होंगे, आइडिया तो लगा ही होगा। मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, अकाउंट के अंदर ध्यान नहीं दे रहा। तो सर अगर रफली भी देखो ना, अगर आप एवरेज आउट करो तो $100 कैनेडियन डॉलर की बात करो तो 6,000 रुपए का आपका ना एक रूम एवरेज में आता है। हाँ। कहीं पे 12,000 का भी आता है तो कहीं पे 3,000 का भी आ जाता है। हाँ। ठीक है ना। तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख के तो आपके होटल बन जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद 1.5 लाख रुपए का आपका फूड आ जाता है, क्योंकि ऐसे ट्रिप्स में आप 3 टाइम खाना नहीं खा पाते हो, आप 2 टाइम ही खा पाते हो। इसमें शिपिंग कॉस्ट जो है वो भी आती है 2.5 से 3 लाख, 4 लाख रुपए तक की। कुछ मेरे अगर टायर्स के 2-3 लाख रुपए के खर्चे हो गए, एंड फिर टोल टैक्सेस, तो ये मिला के अराउंड इट क्रॉस 25 लाख, 25 से 30 लाख रुपए मोटा मोटा अराउंड। क्योंकि अगर मैं बात करूं शिप वापस भी तो करानी है अभी, हाँ। तो 2.5-3 लाख रुपए उसमें भी लगने हैं अभी। और ये कितने दिन में वापस कनाडा पहुंचेगी? अगर मैं शिप करा रहा हूँ इस गाड़ी को वापस इंडिया से, जो कि अभी मैं नहीं कराने लगा, बट उसका भी 3-3.5 लाख का मेरे को कोटेशन आ चुका है। अब ये गाड़ी आप इंडिया में छोड़ रहे हो फिलहाल? अभी मैं इंडिया छोड़ के मैं फ्लाई बैक कर रहा हूँ। मैं कुछ इसके पार्ट्स वापस लेके आऊंगा, अच्छा। एंड आई विल ड्राइव फर्दर। मेरे फादर साहब ने मेरे को आगे बढ़ना सिखाया, पीछे क्या बढ़ना नहीं बात है। तो सिखाया। आगे का रूट क्या है? ये वर्ल्ड मैप पे नहीं लिखा था। तो क्योंकि अब इंडिया से आगे का मैप शुरू होगा तो इंडिया विल बी द हाईलाइट, और आगे का भी तो डिसाइड। साउथ ईस्ट एशिया होते हुए अभी सर मेरे को इतना फील प्राउड हो रहा है इंडिया में आके, सो डेफिनेटली आई एम गोना डू अ इंडिया ट्रिप फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Yeah. और मतलब ऑब्वियसली आप में से ज्यादा बड़े हैं, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट इंडिया अपने आप में एक देश है। एग्जैक्टली। अगर आप जम्मू कश्मीर से शुरू करें, कन्याकुमारी तक जाएं, 100%. तो आई थिंक आपको एक पूरी नई दुनिया दिखाई देती है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, एंड आई एम डेफिनेटली गोना डू दैट। और मैं पूरा कोस्ट टू कोस्ट जाऊंगा, और मैं आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट। चाहे मैं वहां पर एक दिन रहूं, चाहे मैं उस जगह को क्रॉस करूं, बट दिस कार, इसके टायर्स उस सिटी के, उस शहर के, उस गांव के रोड के ऊपर जरूर जाए। एक चीज मैं अपने दिमाग में इसके अलावा लेके चला था कि घर पे कोई वेट कर रहा है, मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, माय वाइफ, माय किड्स। तो मैंने 105 की स्पीड दिमाग में सोच के रखी थी। मैं इससे ज्यादा ऊपर तेज नहीं जाऊंगा। भाई इंटीरियर के बारे में मेरे को बताओ, ये स्क्रीन है जो बीच में इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, कितनी बड़ी है? सर ये 13 इंच की स्क्रीन है सर। ओके। एंड इसके नीचे मैं देख रहा हूँ, ये मतलब काफी ओल्ड स्कूल डिजाइन है, ना कोई टच पैनल है, ना कैपेसिटिव टच है ना? ये सब कुछ बटन्स के थ्रू दिया गया है। ये 360 डिग्री कैमरा जी सर। सेफ्टी ऐप एंड डिसेबल व्हाइल योर व्हीकल इज इन मोशन। ओके। ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का वो जी है, सर। ये पार्किंग सेंसर्स हैं, और ये फॉरवर्ड और बैक बैक वाला है जो ऑडियो के लिए। ये एसी कंट्रोल्स है, तो मतलब काफी वो एक विंटेज फील देने के लिए इसको वैसे रखा गया है। मैं आपको बताता हूँ, आप अगर इसके किसी भी पार्ट को टच करेंगे ना, वो पूरा रग्ड है, एक प्लास्टिक है, एस्बेस्टोस है, क्योंकि ये बनी ही ऑफ रोडिंग के लिए है। ओके। ऑफ रोडिंग में अगर टच पैनल्स में लेके गया और उसमें मिट्टी डल गई तो मेरे सारे कंट्रोल्स भी खराब हो जाने हैं। ओके। इस करके ये कुछ भी आप टच करके देखो ना, सब रबड़ का बना हुआ है, रबड़ से इन्होंने बनाया ताकि हुआ है, पानी भी जाए तो कोई ताकि परेशानी पानी भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। एग्जैक्टली उस हिसाब से बनी है। पाजी जाते जाते
कुछ की पॉइंटर्स जो लोग इस तरह का एडवेंचर ट्रिप प्लान करना चाहते हैं या जिनकी एस्पिरेशन है, मतलब आपसे बात करके मेरी भी एस्पिरेशन होगी, आई थिंक मैं भी अब एक आरडी शुरू कराऊंगा, डिपॉजिट शुरू कराऊंगा ताकि मैं इस ट्रिप के ऊपर जा पाऊँ। उनको आप क्या सजेशन देंगे 4-5 पॉइंट के अंदर? सर मैं एक चीज बताता हूँ, चाहे आप जिस मर्जी एज पे करें, जब कंफर्टेबल हो, किसी को परेशानी ना हो, तब ऐसे पैशंस करने चाहिए, बट अपने पैशन को कभी भी दबने ना दें।